मध्य प्रदेश के इंदौर से गणेश तिवारी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। गणेश, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। मध्य प्रदेश में क्या कुछ छूट लॉकडाउन से दी गई है? जी मैं बताना चाहूंगा, मध्य प्रदेश में अभी हाल फिलहाल कई ऐसे जिले हैं जहां कुछ छूटें तो प्रदान की गई हैं। जी। तीन तरह की चीजें बनाई गई हैं। एक ऐसा है कि जो हॉट स्पॉट एरिया हैं, उन हॉट स्पॉट एरिया में किसी तरह की कोई छूट नहीं दी गई है। कुछ ऐसे इलाके जहां पर संक्रमण नाक बराबर था, जैसे मध्य प्रदेश की बात करें, सतना हो गया, रीवा हो गया, ऐसे इलाकों में कृषि को लेकर है, मेडिकल को लेकर है, और मनरेगा के तहत जो छोटे छोटे मजदूर वर्ग हैं, उनके लिए छूट दी गई है। जी जी गणेश, इंदौर पूरा रेड जोन में है इस समय, तो वहां पर तो किसी तरह की छूट की कोई गुंजाइश ही नहीं है। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो सबसे अगर बेहद ही जो वो है प्रणाली है, और यहाँ पे संक्रमण का जो है, ठीक है, सबसे ज्यादा इंदौर में ही है। उसके चलते अभी इंदौर में किसी तरह से कोई छूट नहीं दी गई है। जो लॉकडाउन के आदेश पहले थे, वैसे ही लॉकडाउन के सख्ती से आदेश पालन कराए जा रहे हैं। जी गणेश, केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से ये एडवाइजरी जारी की गई, तमाम जो डिसाइड किया गया है कि किन राज्यों को क्या छूट देनी है और क्या छूट दी जा सकती है। बात अगर मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से करें, क्या राज्य सरकार ने अपने विवेक पर भी किसी तरह की कोई उद्योग को छूट दी है ताकि अर्थव्यवस्था को संभाला जा सके? जी, अगर बात करें मध्य प्रदेश की बात करें तो राज्य सरकार की तरफ से जैसे शिवराज सिंह चौहान की तरफ से अभी कुछ ऐसे जिला हैं जहां पर छोटे छोटे उद्योग को छूट दी गई है। जैसे मेडिकल के हो गए, कृषि से रिलेटेड हो गए, ऐसे उद्योगों को छोटे छोटे जगहों पे छूट दी गई है मनरेगा के तहत। अगर हम बड़े उद्योगों की बात करें तो अभी ऐसी किसी तरह की हाल फिलहाल कोई छूट नहीं दी गई है। जी गणेश, जिस तरह के वर्तमान में हालात बने हुए हैं, क्या लगता है कि अर्थव्यवस्था को संभालना एक बड़ी चुनौती होगी, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो? जी, निश्चित तौर पे मैं बताना चाहूंगा, जिस हिसाब से अभी पहले 21 दिन का लॉकडाउन किया गया और फिर अभी 19 दिन को और लॉकडाउन हो चुका है, तो निश्चित तौर पे उससे कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था पे असर पड़ना है, चाहे वो छोटे मध्यम के लोग हों या फिर बड़े युवा वर्ग के, मध्यम वर्ग के उद्योग हों। सभी प्रभावित है, क्योंकि सभी जगह लॉकडाउन है, सारे उद्योग बंद हैं, तो अर्थव्यवस्था पे निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इसका प्रभाव पड़ना है। जी मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें गणेश, तो कृषि कार्यों में किन चीजों को छूट दी गई है? फसल के लिए तो पहले ही कह दिया गया था कि तमाम किसान जो है वो अपने खेतों में जा सकते हैं, हालांकि उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, लेकिन वो अपने तमाम कृषि कार्य कर सकते हैं। ये अभी फसल की बिक्री और खरीदी का समय है, तो इनको लेकर क्या कुछ गाइडलाइन? जी, मैं बताना चाहूंगा, जैसे मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा कृषि प्रधान शहर है, और मुख्यमंत्री भी काफी कृषि को लेकर प्रोत्साहित देते हैं लोगों को। तो उसी के तहत अगर हम कृषि की बात करें मध्य प्रदेश में, तो जो खरीदी और विक्रय का है, उसके लिए कई ऐसे अलग अलग खरीदी केंद्र बनाए गए हैं। पहले जो कम खरीदी केंद्र थे, उससे ज्यादा कहीं कई जगहों पे बनाए गए हैं, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का वो रहे, और उसके तहत किसी को संक्रमण से वो ना रहे, और इजिली लोग उसको खरीदी बेची कर सकें। जी, जी बहुत बहुत शुक्रिया गणेश तिवारी तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल राजनीतिक विश्लेषक पीयूष पंत जी इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीयूष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। शुक्रिया। पीयूष जी, देखिए, आज तमाम राज्यों के लिए जारी कर दी गई है गाइडलाइन कि वो किस उद्योग को छूट दे सकते हैं या किस क्षेत्र में इस समय लॉकडाउन से उन्हें रिलीफ मिल सकता है। किस तरह से आप इसे देखते हैं अर्थव्यवस्था के लिहाज से? देखिए, ये जरूरी भी था। हालांकि अभी बहुत ज्यादा छूट नहीं मिली है उस तरीके से, क्योंकि अभी लगातार जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, हमारे देख रहे हैं हम जो है कोरोना के, तो लेकिन 20 तारीख से जो दी गई हैं वो ज्यादातर ग्रामीण इलाकों में हैं और कृषि संबंधित हैं। फिशरीज है, जो 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 इस तरह के जो व्यवसाय हैं जो कि तैयार हैं और जिनसे नुकसान ज्यादा हो रहा है किसानों को, गरीबों को, उनको मद्देनजर जो है इस तरह की जो छूट दी गई है, ये एक मुझे लगता है कि सागर में बूंद के समान है, क्योंकि निश्चित रूप से बहुत बड़ी चुनौती सामने आने वाली है। और चूंकि ये भी लॉकडाउन भी जरूरी था, लेकिन वहीं आर्थिक हालात भी गंभीर हो रहे हैं, तो ये जो कुछ शुरुआत की गई है, जो छूट दी गई, निश्चित रूप से स्वागत योग्य है, ये होना चाहिए। और धीरे धीरे और भी देखना चाहिए किस तरह से और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए और कुछ स्वास्थ्य संबंधी जो सुरक्षा के उपाय रखते हुए किस तरह से और भी जो कार्यस्थल हैं, जो फैक्ट्रीज हैं, उनको किस तरह से शुरू किया जाए। हम शिफ्ट में किस तरह से जो है लेबर को लगा के और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके प्रोडक्शन शुरू कर सके, ये और ध्यान देना होगा, क्योंकि आने वाले दिन और भी गंभीर चुनौती होगी। भले ही हम लोगों की जान बचा लें,
लेकिन जो आजीविका का संकट बहुत ज्यादा पैदा होने जा रहा है आने वाले समय में, पूरी अर्थव्यवस्था ध्वस्त होने की तरफ बढ़ रही है। तो निश्चित रूप से हमें दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए इस तरह के उपाय करने पड़ेंगे, और सरकार वो कर भी रही है। लेकिन वहीं साथ साथ जो है कि अब और भी ध्यान देना पड़े किस तरह से हम जो है कि सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करें, लोग जो है कि उसमें और प्रोडक्शन को भी बढ़ावा दिया जाए। तो इस तरह शिफ्ट वाइज जो प्रोडक्शन को सरकार को ध्यान देना चाहिए। जहां तक मेरा ये मानना है कि एक शिफ्ट लगानी चाहिए जिसमें कि मजदूरों को भी काम मिल जाए, और एक साथ सारे मजदूर न हो, शिफ्ट लगाई जाए कुछ मजदूर की सोशल डिस्टेंसिंग करते हुए, और उनसे काम लिए। स्मॉल स्केल सेक्टर को एकदम एक्टिवेट कर देना चाहिए इस समय। फार्म में जिस तरह से काम हो रहा है, जैसे सरकार ने किया है कि किसानों को किया है, प्रोसेसिंग का किया है, फूड प्रोसेसिंग, फूड को लेने का जो है सरकार को तरफ से काम करना पड़ेगा। ज्यादातर अनाज को उठाने का काम करना पड़ेगा, किसानों को काटने की सुविधा देनी पड़ेगी ताकि उनकी फसल बर्बाद ना हो, और ये काम जो है आगे बढ़ता चला जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष पंत जी, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम चर्चा आपने हमारे साथ की। तो आज के मुद्दे में हम यही बात कर रहे हैं कि किन राज्यों को किस क्षेत्र में छूट मिली है और उसका क्या कुछ असर आने वाले समय में देखने को मिलेगा। इस मुद्दे पर लगातार चर्चा यूं ही जारी रहेगी। फिलहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, फौरन हाजिर होंगे।